नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रमन क्लासेज में। कल 21 अप्रैल 2020 थी और आज 22 अप्रैल है। आज के दिन मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। आज 22 अप्रैल को मनाया जाता है और कल 21 अप्रैल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे था। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आरएएस प्री में 2 बार प्रश्न आ चुका है, एसएससी में बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यह है 21 अप्रैल। आगे के प्रश्नों में आप जानेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है और इसमें कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है, और आप जानेंगे कि असेसमेंट कोरोना किस स्टेट में लागू किया गया है। इसके बाद में आप जानेंगे कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो संचालन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में आप जानेंगे कि आपदाएं और आपदाओं के कार्य जो हैं वो कौन से सूची के अंतर्गत आते हैं, और आपदाओं के बारे में आप विस्तार से जानेंगे। सिविल सर्विसेज डे के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके सामने। तो M5 की क्लास में आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो आप के पास में पहला ऑप्शन है 19 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन 20 अप्रैल, थर्ड 21 अप्रैल और फोर्थ 22 अप्रैल। इसमें से आपको आंसर सोचना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल। तो सिविल सर्विसेज डे है जो कल ही था 21 अप्रैल को, आप याद रखेंगे। इसमें आपको मैं आगे बता दूं कि सबसे पहला जो सिविल सर्विस डे है, नागरिक सेवा दिवस जो है वो मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको आगे की स्लाइड में दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। आगे की स्लाइड में आपके सामने है जानकारी कि भारत में सिविल सर्विस जो डे है वो भारत में इस दिन 21 अप्रैल को सिविल सर्विस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में मेटकॉफ हाउस, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। पहले स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के टाइम में भारतीय सिविल सेवकों को इनको लोक सेवक कह के पुकारा जाता था, और जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम, इन्होंने क्या कहा, स्टील फ्रेम कहा, और पहले बोला जाता था लोक सेवक। ये भी प्रश्न आपके बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंग्रेजों के टाइम में भारतीय जो ये सिविल सर्विस थे, सिविल सर्विसेज में जो काम करते थे या लोक सेवक थे, उनको लोक सेवक ही कहा जाता था। मतलब जैसे आजकल के आईएएस आईपीएस हैं तो उनको पहले अंग्रेजों के टाइम में लोक सेवक कहा जाता था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का स्टील फ्रेम कह करके संबोधित किया था, इसलिए इस दिन को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। सिविल सेवा शब्द ब्रिटिश काल में आया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे और उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। तो प्रश्न आपके ये भी बनता है कि अंग्रेजों के टाइम में प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले सर्वेंट्स को क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था लोक सेवक। ये याद रखेंगे, लोक सेवक के रूप में उनको जाना जाता था। इसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई और बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा और अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के पिता, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में नागरिक सेवाओं के पिता किनको कहा जाता है। तो आप आंसर करेंगे इसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, भारत में नागरिक सेवाओं के पिता किनको कहा जाता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स में किस खाद्य फसल को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है टमाटर, सेकंड प्याज, थर्ड आलू और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित कौन कौन सी फसलें हैं, इसमें आपके राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑपरेशन ग्रीन्स किन किन फसलों से संबंधित है। तो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो टमाटर, प्याज और आलू तीनों से संबंधित है। इसमें सिर्फ आपको याद रखने की यही जरूरत है और बाकी किसी चीज को आपको याद नहीं रखना है।
बस इतना, हाँ इतना सा एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स है, ऐसे प्रश्न आपको घुमा के पूछ ले जाएगी ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो कौन से उद्योग द्वारा संचालित है, तो आप इसमें करेंगे राइट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। और कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल है, टमाटर, प्याज और आलू, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने की ये हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में बिना उतार चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। इस ऑपरेशन ग्रीन्स का संचालन राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन इंडिया लिमिटेड के संघ नेफेड द्वारा किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना किससे संबंधित है, आलू, टमाटर और प्याज से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। असेसमेंट कोरोना ये कोई एप्लीकेशन है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। सेकंड ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर होगा, दिल्ली सरकार। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो इसमें राइट आंसर है दिल्ली सरकार। असेसमेंट कोरोना दिल्ली सरकार। ऑपरेशन शील्ड भी इसके द्वारा जारी किया गया था, चालू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो ये भी आप याद रखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चालू किया गया था। 17 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में सहयोग मिलेगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में दिल्ली में कुल 60 हॉटस्पॉट की पहचान की जा चुकी है, जहां डोर टू डोर सर्वे कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन शील्ड और असेसमेंट कोरोना दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध वो होते हैं कि जिनमें इंटरनेट से संबंधित अपन या फ्रॉड करते हैं या फिर किसी के ऊपर गलत आरोप करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अफवाह फैलाना, अफवाहें जो हम फैलाते हैं या, तो ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपके होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सेकंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थर्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपके होगा इसमें गृह मंत्रालय। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है, इसमें आपके आंसर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संचालन किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखने लायक बातें हैं कि गृह मंत्री इस समय अमित शाह हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर्षवर्धन के अधीन है। हर्षवर्धन जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वो प्रकाश जावड़ेकर के अधीन है, प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो तीनों के आप याद रखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध संबंध में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये खोला गया, स्थापित किया गया। हाल ही में साइबर समन्वय केंद्र ने जूम कॉन्फ्रेंस में अनधिकृत प्रविष्टि को रोकने और अन्य उपयोगकर्ताओं पर दुर्भावनापूर्ण हमले को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जूम कॉन्फ्रेंस, जूम एक ऐप है, इसमें 100 से अधिक के आसपास आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो इस प्रकार के ये ऐप बनाया गया था। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अंतिम क्वेश्चन अपना, आपदाएं और आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किस का विषय है। केंद्र सूची का है या राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है या उपरोक्त दोनों का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपदाएं और आपदाओं के कार्य, ट्रेजेडी एंड वर्क ऑफ ट्रेजेडी, तो ये किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन केंद्र सूची, सेकंड राज्य सूची,
थर्ड उपरोक्त दोनों, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा वो है केंद्र सूची। आपदाएं जो हैं वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती हैं। और राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा। राज्य की कानून व्यवस्था और जनता के अधिकारों की सुरक्षा राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार के पास होता है। इसी के तहत राज्य सरकारों ने अपना अलग ब्लॉक डाउन निर्धारित पीरियड जो है वो निर्धारित किया था। जबकि केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये भी आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में। तो केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के कारण आपदा और आपदा के कार्य केंद्र सरकार के विषय अंतर्गत आते हैं। अतः लॉकडाउन केंद्रीय विषय के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि लॉकडाउन कौन से विषय में आता है? तो केंद्रीय विषय में आता है लॉकडाउन। और राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत है। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं और आपदाओं के जो कार्य हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। लॉकडाउन जो है वो भी केंद्रीय विषय के अंतर्गत आता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 के अलावा भी आपके कम से कम 10 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन के आसपास का मैटर आपके पास में हो जाता है। तो आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें। भविष्य में आने वाली सभी एग्जाम्स में लगभग आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों में से छांट करके कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप देखना ना भूलिए और बने रहिए हमारे साथ में रमन क्लासेज M5 में। धन्यवाद।